नमस्कार दोस्तों, द कंप्लीट सोल्यूशन सिस्टम मिनी टॉक पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट दीपक। आज हमारे समाज और अर्थव्यवस्था से जुड़ा एक ऐसा सवाल है जो सदियों से पूछा जा रहा है, लेकिन जिसका संतोषजनक उत्तर शायद हमें अब तक नहीं मिला है। और इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए आज हमारे साथ हैं जाने माने विचारक और अर्थशास्त्र के गहरे अध्येता श्री प्रेमजीत सिरोही जी। प्रेमजीत जी, आपका हमारे शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद दीपक जी, मुझे यहाँ बुलाने के लिए। प्रेमजीत जी, की आपने अपने एक वीडियो में भी इस सवाल को उठाया था कि आज तक कोई भी, चाहे वो कितने ही महान नेता हों, समाज सुधारक हों या अर्थशास्त्री हों, वो सबको समान रूप से समृद्धि या अमीर क्यों नहीं कर सके। दुनिया भर में इतने प्रयास हुए, इतने महान पुरुष हुए, भारत में भी महात्मा गांधी से लेकर जवाहरलाल नेहरू और आज के दौर में भी कई नेता प्रयासरत हैं। विज्ञान ने भी इतनी तरक्की कर ली है, फिर भी ये सपना अधूरा क्यों है? दीपक जी, ये प्रश्न डिस्क्रिप्टिवली बहुत महत्वपूर्ण है और इसका उत्तर हमारी मौजूदा आर्थिक व्यवस्था की मूल संरचना में ही छिपा हुआ है। आपने सही कहा, इतिहास गवाह है कि अनगिनत महान आत्माओं ने, चाहे वो आध्यात्म के क्षेत्र में हों, समाज सुधार के या राजनीति के, सभी ने मानव कल्याण की बात की, गरीबी मिटाने के प्रयास किए। बड़े बड़े चिंतक दार्शनिक हुए, ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में। लेकिन परिणाम क्या है? आज भी एक बहुत बड़ी आबादी गरीबी और असमानता का दंश झेल रही है। जी, और आंकड़े भी कुछ यही कहानी बयां करते हैं। जैसा आपने अपने एक वीडियो में बताया कि लगभग 10% जनता ही अमीर हो पाती है और बाकी 90% किसी न किसी रूप में गरीबी में जीती है। बल्कि ऑक्सफैम की रिपोर्ट तो और भी चौंकाने वाली है कि दुनिया का 82% धन केवल 1% लोगों के पास केंद्रित है। ये इतना बड़ा अंतर क्यों? देखिए, इस असमानता का मूल कारण है हमारे अर्थशास्त्र की वो बुनियाद जिस पर पूरी व्यवस्था टिकी हुई है। इसे मैंने अपनी पुस्तक संपूर्ण समाधान में डिटेल में बताया है। आज की जो अर्थशास्त्र की मूल नीति है वो है धन पर आधारित मांग। यानी जिसके पास धन होगा वही बाजार में जाकर अपनी जरूरतों की चीजें खरीद सकता है या मांग पैदा कर सकता है। हाँ, ये तो सामान्य सी बात लगती है, पैसा होगा तभी तो कुछ खरीदेंगे। बिल्कुल, लेकिन यहीं से समस्या का चक्कर शुरू होता है। जब 90% जनता के पास पर्याप्त धन ही नहीं है तो बाजार में कुल मांग यानी कि एग्रीगेट डिमांड हमेशा कम रहेगी। अब जब मांग कम होगी तो उद्योगपति या उत्पादक उत्पादन भी कम करेंगे, क्योंकि उन्हें अपना माल खपाना भी तो है। सही बात है। जितनी मांग उतना उत्पादन, और जब उत्पादन कम होगा तो स्वाभाविक रूप से रोजगार के अवसर भी कम पैदा होंगे, और जब रोजगार कम होगा तो लोगों की आय यानी कि इनकम भी कम होगी, और जब आय कम होगी तो फिर से उनके पास धन कम होगा और वो फिर से बाजार में पर्याप्त मांग पैदा नहीं कर पाएंगे। ये तो दुष्चक्र है, कम धन, कम मांग, कम उत्पादन, कम रोजगार और फिर से कम आय। और इसी दुष्चक्र में 90% आबादी फंसी रहती है। ये तो वाकई एक दुष्चक्र है, लेकिन इस धन आधारित व्यवस्था के और क्या परिणाम होते हैं समाज पर? इसके कई गंभीर परिणाम हैं। पहला तो यही कि ये आर्थिक असमानता को जन्म देती है और उसे लगातार बढ़ाती है। दूसरा, इसी धन आधारित व्यवस्था के कारण श्रम का मूल्यांकन भी असमान हो जाता है। जिस श्रम की बाजार में मांग ज्यादा और आपूर्ति कम होती है उसका मूल्य बढ़ जाता है, चाहे वो समाज के लिए कितना भी कम महत्वपूर्ण क्यों न हो। और जिस श्रम की आपूर्ति अधिक और मांग कम होती है उसका मूल्य गिर जाता है, भले ही वो समाज के लिए कितना ही आवश्यक क्यों न हो। उदाहरण के लिए एक किसान का श्रम या एक मजदूर का श्रम। हाँ, ये तो हम देखते ही हैं। और तीसरा और सबसे घातक परिणाम है ब्याजखोरी का जन्म। जब धन ही सब कुछ है तो धन से धन कमाने की प्रवृत्ति जन्म लेती है। लोग जिनके पास अतिरिक्त धन है वो उसे ब्याज पर देकर बिना कोई उत्पादक कार्य किए और धन कमाते हैं। ये व्यवस्था गरीबों को और गरीब और अमीरों को और अमीर बनाती है, चाहे वो कागजी मुद्रा हो, धातु का धन हो, डिजिटल मुद्रा हो या प्राचीन काल का वस्तु विनिमय ही। जब तक विनिमय का माध्यम धन रहेगा ये समस्याएं बनी रहेंगी। बिल्कुल दीपक जी, इससे नहीं बच सकते। ब्याज से नहीं बच सकते, और ब्याजखोरी से तो बिल्कुल नहीं। मतलब किसी को 100 रुपए दो और बदले में 125 ले लो, 110 ले लो, 115 ले लो। जो 15 रुपए एक्स्ट्रा है वो आप बिना मेहनत के खा लो। बस धन है आपके पास और वही आपको लगातार कमाई देता रहे। लेकिन ये तो एक आम व्यवहार हो गया है आजकल। हाँ, और यही तो समस्या है। अगर आप इस सिस्टम में धन रखते हैं तो ब्याजखोरी के साथ 2 और बीमारियां अपने आप जुड़ जाती हैं। कौन सी? पहली, मेहनत से दूनी। दूसरी, धन का एक जगह जमा होना। और तीसरी, यही ब्याजखोरी। अब ये तीनों जब एक साथ आती हैं तो एक खतरनाक चक्कर बनता है। और इसका असर क्या होता है? इसका असर ये होता है कि ये तीनों मिलकर कुल मिलाकर 90% लोगों को लगातार गरीब बनाए रखती हैं। मतलब गरीब वहीं का वहीं बना रहता है। कोई ऊपर नहीं जा सकता क्या?
देखिए, कभी कोई निकलकर अमीरी में चला भी जाता है और कोई अमीर गिरकर गरीबी में आ भी जाता है, लेकिन जो रेशो है वो नहीं बदलता। 90% लोग गरीब ही रहते हैं। मतलब ये कोई इत्तेफाक नहीं है? नहीं दीपल जी, ये एक नीति है और आज का जो अर्थशास्त्र है उसकी सबसे बड़ी नीति यही है, पैसे से पैसा कमाओ, मेहनत और समानता को पीछे छोड़ दो। तो फिर आज तक का पूरा सिस्टम? हाँ, आज तक का पूरा आर्थिक ढांचा इसी सोच पर टिका हुआ है और अब तक उससे हट नहीं पाया है। तो प्रेमजीत जी, अगर ये व्यवस्था इतनी दोषपूर्ण है तो क्या किसी ने इसे बदलने या इससे बेहतर कोई विकल्प देने की कोशिश नहीं की? बहुत से लोग ऐसे क्रांतिकारी विचारों को यूटोपिया यानी काल्पनिक कहकर खारिज कर देते हैं। दीपक जी, प्रयास तो हुए हैं। साम्यवाद इसका एक बड़ा उदाहरण है। उन्होंने राजाओं को हटाकर, उद्योगपतियों को हटाकर सारी सत्ता और उत्पादन के साधन एक समूह या सरकार के हाथ में केंद्रित कर दिए। लेकिन उन्होंने भी अर्थशास्त्र की इस मूल नीति को नहीं बदला। विनिमय का आधार धन या पॉइंट्स ही रहे। नतीजा क्या हुआ? कुछ समय बाद वहां भी वही समस्याएं उभर आईं और वो व्यवस्था चरमरा गई, क्योंकि मूल समस्या को समझे बिना केवल ऊपरी ढांचे को बदलने से कुछ नहीं होता। तो क्या इसका कोई स्थायी समाधान है? कोई ऐसी व्यवस्था जिससे ये दुष्चक्र टूट सके और सभी लोग समृद्ध हो सकें? जी हाँ, बिल्कुल है। और यही मेरे शोध और चिंतन का विषय रहा है। मैंने एक नई सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था का प्रस्ताव रखा है, जिसे मैंने अपनी पुस्तक संपूर्ण समाधान में विस्तार से समझाया है। इस नई व्यवस्था का मूल आधार है धन को मांग के आधार से हटाना। बिना धन के मांग ये कैसे संभव होगा? ये पूरी तरह से संभव है दीपक जी। आज की आर्थिक व्यवस्था में हमारी मांगे धन पर निर्भर हैं। अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो वो अपनी जरूरत की चीजें भी नहीं ले सकता। लेकिन हमारी प्रस्तावित व्यवस्था में हर नागरिक को उसकी नागरिकता के आधार पर सभी मूलभूत आवश्यकताएं, सुविधाएं और इच्छित वस्तुएं प्राप्त होंगी, बिना किसी मूल्य चुकाए। लेकिन बिना पैसे की चीजें कैसे मिलेंगी? उत्पादन, वितरण सब कैसे होगा? देखिए, जब हर व्यक्ति को ये अधिकार मिलेगा कि वो अपनी इच्छाओं के अनुसार शिक्षा, नौकरी, उत्पाद और सेवाएं मांग सके, तो वो अपनी मांग सीधे सिस्टम में दर्ज करेगा, मोबाइल ऐप से, वेबसाइट से या कॉल सेंटर से। ये मांग एक केंद्रीय पोर्टल पर संग्रहित होगी। उत्पादन और वितरण एक सेंट्रल सिस्टम के द्वारा होगा, सब कुछ लोगों की मांग के अनुसार। ना कोई प्राइवेट व्यापारी, ना कोई मुनाफाखोरी। और काम कौन करेगा? सब तो सिर्फ मांगते रहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। 25 से 50 वर्ष की उम्र के सभी स्वस्थ नागरिकों के लिए यह आवश्यक होगा कि वो कम से कम एक कार्य क्षेत्र चुनें और उस कार्य को नियमित रूप से करें। ये कार्य उनकी पसंद और योग्यता के अनुसार होगा। बाकी जनसंख्या, जैसे बच्चे, बुजुर्ग या बीमार लोग, उन्हें बिना कार्य किए भी सभी सुविधाएं मिलेंगी। और जो लोग काम नहीं करेंगे उन्हें भी सब कुछ मिलेगा? हाँ, लेकिन काम करना कोई सजा नहीं है, बल्कि जीवन का अर्थ और आनंद है। इस प्रणाली में काम करना बोझ नहीं, बल्कि अपने योगदान और सामूहिक समृद्धि का हिस्सा बनना है। जब किसी व्यक्ति की मेहनत बिना मुनाफा कमाए के किसी और की खुशी बनती है, तो उसमें एक आत्मिक संतोष होता है। इस व्यवस्था में मुद्रा यानी मनी की कोई भूमिका नहीं होगी? व्यक्तिगत रूप से नहीं। नागरिकों के बीच कोई आर्थिक लेन देन नहीं होगा। पैसे का इस्तेमाल केवल सिस्टम के आंतरिक प्रबंधन के लिए होगा, जैसे कि उत्पादन लागत, संसाधनों की योजना आदि। और ये केवल डिजिटल रूप में रहेगा। कोई बैंक, कोई बिल, कोई टैक्स नहीं होगा। लोग केवल अपनी प्रोफाइल से अपनी मांग दर्ज करेंगे और वस्तुएं, सेवाएं उन्हें निर्धारित समय में मिल जाएंगी। और अगर कोई व्यक्ति एक ही वस्तु बहुत बार मांगे, जैसे लालच में आकर? अच्छा सवाल है। इस प्रणाली में ऑर्डरिंग लिमिट होगी। हर उत्पाद की एक सीमा होगी, ताकि सभी को उसका लाभ मिल सके। जो वस्तुएं दुर्लभ होंगी उन्हें सभी के लिए बराबर तरीके से वितरित किया जाएगा, जैसे पब्लिक प्लेटफॉर्म से आवंटन होगा। ये तो किसी साइंस फिक्शन जैसा लग रहा है। हाँ, शुरुआत में ऐसा लग सकता है, लेकिन ये एक तार्किक, वैज्ञानिक और नैतिक रूप से डिजाइन किया गया सिस्टम है। इसमें कोई भी इंसान भूखा नहीं सोएगा, कोई बेरोजगार नहीं रहेगा और सबसे बड़ी बात, कोई भी किसी पर निर्भर नहीं रहेगा। न रिश्ता पैसे के आधार पर बनेगा, न टूटेगा। ये सुनने में तो बहुत क्रांतिकारी लग रहा है। मतलब आप कह रहे हैं कि पूरी आर्थिक सोच को ही बदलने की जरूरत है? बिल्कुल। जब तक हम इस धन आधारित दुष्चक्र में फंसे रहेंगे, कोई भी नेता, कोई भी सरकार, चाहे वो कितने भी ईमानदार क्यों ना हो, वो सबको समृद्ध नहीं कर सकती। थोड़ा बहुत सुधार हो सकता है, जीडीपी 5-7% रह सकती है, लेकिन 90% आबादी का मूलभूत कल्याण सुनिश्चित नहीं हो सकता।
प्रेमजीत जी, ये चर्चा बहुत ही ज्ञानवर्धक रही। आपने बहुत ही सरलता से इतने जटिल विषय की परतों को खोला। मैं हमारे श्रोताओं से अनुरोध करूंगा कि वे आपके विचारों को और गहराई से जानने के लिए आपकी पुस्तक संपूर्ण समाधान, जो आपकी वेबसाइट से मुफ्त PDF के रूप में डाउनलोड की जा सकती है और फ्लिपकार्ट और अमेजॉन पर भी उपलब्ध है, जरूर पढ़ें। साथ ही आपके यूट्यूब चैनल ULM हिंदी पर भी इससे जुड़े कई वीडियो उपलब्ध हैं। जी, मेरा प्रयास है कि विचार अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे ताकि एक न्यायपूर्ण और समृद्ध समाज का निर्माण हो सके। प्रेमजीत जी, आज हमारे स्टूडियो में आने और अपने बहुमूल्य विचार शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दीपक जी। दोस्तों, ये थी आज की हमारी विशेष चर्चा। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए विषय और नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।